हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, अपन ने दो तीन प्रॉपर्टियाँ पढ़ ली थी, तीन चार समथिंग समथिंग आवेश की जो प्रॉपर्टी थी अपने क्वांटीकरण पढ़ ली थी, योजिका गुणधर्म पढ़ लिया था, आवेश रक्षण नियम पढ़ लिया था। ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी, इससे आगे पर चल रही थी। देखो, आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। मेरी तरफ से आप सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हालांकि बहुत से लोग करते हैं जाति पाति, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था, अकेला एक ऐसा शख्स था कि उसने सब चीज़ों को दूर हटके और एक शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया था जिसको आज हम कोई सी भी कास्ट से हो, कोई सी बरादरी से हो, हम सब फॉलो करते हैं उसको। देखो, उस इंसान ने, जब उस इंसान को किसी भी जगह पढ़ने नहीं दिया गया, लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया गया, समाज के पास नहीं जाने दिया गया, वो में पानी नहीं पीने दिया गया, लेकिन उसने संघर्ष करके, जब उसको पता लगा कि मुझे इतने दिन ही लाइब्रेरी में बैठने दिया जाएगा, तो उसने दिन रात, कितने दिन उसको सोए हुए हो गए थे, दिन रात लगकर पढ़ाई कर कर वो डिग्री उसने हासिल की। आप सोचो, उस जमाने की बात में उस आदमी ने जो दलित जाति को, जो पहले अपने स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा छुआछूत माना जाता है। कोई लोग आज भी हमारे गाँव में कई बार कि ऐसे समाज में जब बारात निकलते हैं तो उसको दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने देते। अरे भाई, एक बात बताओ, ऐसी समाज के व्यक्ति अगर घोड़े बैठ के जा रहा है तो उससे कोई आदमी मर थोड़ी जाए, जो निकल रहा है तो कौन सा तुम्हारा अपमान हो रहा है? पर ये कुछ चंद जातियों ने अपने चौंचले बना रखे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए अपने लिए सब, लेकिन उस व्यक्ति ने यही कहा था कि जितना भी हो सकता है, इंसान हो, देश हो, हर चीज़ को बदला जा सकता है केवल शिक्षा से। शिक्षा एक ऐसा बीज है, अगर इसको आपने अंकुरित कर लिया तो 100% आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसकी ज़िंदगी आपकी नहीं हो सकता है, आप ऐसे साइंटिस्ट के रूप में उभर के हैं कि आपके साथ साथ देश भी उभर सकता है। मान लो कि आप अच्छे साइंटिस्ट बनते हो, एक अच्छा वो बनते हो, तो आपके साथ देश उभर रहा है, नहीं उभर रहा? हो सकता है आप राज्य के इतने अच्छे एक IAS ऑफिसर बन रहे हो डिस्ट्रिक्ट के, आपके साथ में जिले का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिले को आप भी तो कवर करते हो। अगर एक IAS अधिकारी के ऊपर अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिया जाए, तो IAS इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है कि वो उस जिले को इतना अच्छा बना सकता है कि बहुत गजब। लेकिन आजकल सब पॉलिटिकल प्रेशर है। तो उस शख्स को मेरी तरफ से तो कोटि कोटि नमन है, जिसने आज हमको शिक्षा को जनाया, फिर हमारे संविधान का निर्माण किया उस व्यक्ति ने। और नहीं, देखो, आप सोचो, जिस व्यक्ति को मतलब पानी नहीं पीने दिया जाता था ऑफिस में, उस व्यक्ति ने पूरा संविधान लिखा। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? इसलिए वो व्यक्ति ने एक ही बात कही, शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिससे जो जितना पिएगा उतना ही डर है। हालांकि बहुत से लोग आज भी नहीं मानते, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि जो व्यक्ति जितने अच्छे वक्त बोल के गया है, जितने उस समय में, उस टाइम पर, जो आज भी उसको फॉलो करते हैं। बाकी देखो, सब एक है, राम रहीम सब भगवान सब एक है, कोई से भी चले जाओ वैसे धर्म ही तो अलग है। धर्म को बना के ये अब जातिगत ये नेताओं ने बांटे, पहले धर्म को बांट दिया, ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये फलाना धर्म का है। तो अब क्या होने लगी, अब जातियों को बांटने लगे, ये फलाना सैनी है, ये गुजर है, ये मेणा है, राजपूत है, उनके जातिगत के आधार पर जिले बना दिए। नहीं, जिले बनाने के बाद फिर वोट बैंक को जातिगत समीकरण मानेंगे। इसीलिए फिर अब हम क्या करेंगे, आपस में हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, हम जातिगत मुद्दे पर लड़ते रहेंगे। अरे यार, वो सैनिक होगा उसका काम, अरे यार वो फलाना ही था उसका काम। हम इस तरीके से लड़ते हैं। देख लेना आप आने वाले इलेक्शन में 100% जातिगत है, और होने लग गया। आप इसी चीज़ को किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कोई भी छोटा सा काम होगा, फोन कराया, अरे यार अपनी समाज का तो कर दो यार, ऐसा था। हालांकि कोऑपरेट करना चाहिए समाज को, लेकिन सही और गलत में फर्क जरूर देखना चाहिए। कोई इंसान हो सकता है अलग समाज का है, काम जायज है तो उसको करना चाहिए, तो कोई से भी आप ऑफिस में, ठीक है। चलो, लेक्चर बहुत हो गए, अपना आगे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही थी अपनी, चौथी पांचवी, तीन हो गई थी, चार, तीन हो गई थी, शायद तीन हो गई थी। अब देखो भाई, चौथी प्रॉपर्टी देखो, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता, हेडिंग लगाओ। देखो भाई, समझो भाई, क्या हो गया, हिंदी कॉपी कहाँ है, कॉपी में लिख ले, मैंने कहा आप थोड़ी ज़्यादा है,
ब्लैंक रहे, ठीक है। ये मत समझना तुम कि क्या नाम से पता नहीं रहता मेरे को, तुम जानते क्लास में एक एक की सारे पब्लिक पता होगी कौन क्या करता है। आगे देखो साहब कि आवेश की निश्चलता ने क्या कहा है, इसको समझ लो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना भाई। एक एक टॉपिक को बहुत तरीके से लेके चलना है हम सबको, बहुत कदम से। कि किसी कण पर आवेश की निश्चितता का जो अर्थ है वो यह है कि किसी कण पर उपस्थित जो आवेश का मान है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। कि कोई पार्टिकल है उस पर जो उसके, जैसे कोई पार्टिकल होता है अपना, यही पूरा बोर्ड एक पार्टिकल है, इसके ऊपर उपस्थित जो चार्ज है, आवेश है, उसका मान है जो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो गतिशील जो वेग का जो मान है ना वो प्रकाश के वेग के बराबर। कैसे साहब इसको फिर विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत जो रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी प्रिंसिपल है, उसके द्वारा समझाया जाता है कि विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत से समझाया जाता है। चाहे आप इसको यूँ बोल सकते हो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज हो सकता है, उसकी लंबाई चेंज हो सकती है, लेकिन उसका वेग चेंज होती है। राम रतन एक दो दिन भाई टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप बने रहे हमारे साथ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 2 दिन 3 दिन में आपको पूरी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आना। आपको इन बच्चों की तुलना में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी घर में, जब जाके आपको समझ हो सकता है। आप क्लास में बैठो, आपको जो चल रही है वही लगे यार फालतू के पास, पता नहीं क्या कहाँ से क्या समझे, ऐसा ही लगेगा शुरू में। धैर्य बनाए रखोगे, जब 11th में साइंस ली तब भी हम कैसे यार कहाँ काय की फिजिक्स, काय की केमिस्ट्री, काय की मैथ, काय की, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर भी हम धैर्य बनाए रखते हैं, फिर 1-1.5 महीने के लिए तो हमको सब आसान पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में धैर्य बनाना जरूरी, चाहे फिर लाख जगह घूम लो, लेकिन जहाँ आप बैठे हो वो धैर्य रख के बनाए रखोगे तो आपको 100%। तो इसका जो मान है, वेग है, किसी भी अति उच्च वेग है, ये आपका प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत से कैसे समझाया कि हम जानते हैं m बराबर m0 √1 माइनस का v स्क्वायर क्या आ गया भाई c। इस सिद्धांत से इसको समझाया गया। फिर एक बात और बताइए कि हमारा जो आवेश है वो तो हमारा 2 प्रकार का होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। लेकिन हमारा जो द्रव्यमान है इनके ध्यान दे द्रव्यमान है वो केवल और केवल पॉजिटिव होता है। हमारा जो द्रव्यमान है वो केवल और केवल धनात्मक होता है, जबकि हमारा आवेश और धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। और बिना आवेश के हमारा द्रव्यमान संभव हो सकता है, लेकिन बिना द्रव्यमान के हमारा आवेश संभव नहीं हो सकता। अगर आप आवेश को ट्रांसफर करोगे तो द्रव्यमान को ट्रांसफर करो उसका, लेकिन पार्टिकल है उसका द्रव्यमान है, तो उसका जो द्रव्यमान है उसके आवेश भी संभव होगा, आवेश है द्रव्यमान भी संभव है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। ये चीज बताओ भाई, मैं 2 बातें लिख रहा हूँ आपको, देखो बिना आवेश का द्रव्यमान का, बिना आवेश संभव है कि नहीं, ये बताओ। द्रव्यमान का आपके सामने 2 चित्र है, द्रव्यमान के बिना आवेश का संभव है, अस्तित्व है नहीं। बिना द्रव्यमान नहीं है तो उस आवेश का अस्तित्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। नहीं हो सकता, द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश का अस्तित्व कहां से होगा, नहीं होगा। और अगर हम यूं बोलते कि आवेश के बिना, देखिए ध्यान से बात समझना, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये मास है और ये आपका चार्ज है, अब इसके बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। और अपने पास में आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, किसी पदार्थ है उसके ऊपर अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान हो सकता है। भाई हमारी भाटा की वस्तु है, भाटा है, पत्थर है, सीधी सी बात है, वो हमारे पास भी क्या है भाई, उसका द्रव्यमान है, 2 kg का है। अगर हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम प्लस है, हम बोलते हैं क्लोरीन है हमारे पास में, तो भाई इसका मास भी तो है, इसका आवेश ही रहा और द्रव्यमान है। तो बिना द्रव्यमान के बिना आवेश का संभव नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास आवेश के बिना द्रव्यमान हमारा संभव। आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे कि v अगर लगभग इसके बराबर है तो v बटे v रखोगे तो v से v 1 माइनस 1 क्या होगा 0, m बराबर m0 बटा अनंत r, 0 क्या होगा अनंत r। आप इसको ऐसे ले सकते हो, क्या आप लिखो आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान, किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान, आवेश की निश्चलता का अर्थ है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज लिखो। विराम अवस्था में आवेश, विराम अवस्था में आवेश, विराम अवस्था में उपस्थित आवेश, गतिशील अवस्था में उपस्थित, गतिशील अवस्था में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। गतिशील अवस्था में उपस्थित आवेश, गतिशील अवस्था में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है भाई, लिख लिया? हाँ जी, अब देखो सामने देखो भाई, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि आवेश की निश्चलता का अर्थ हम जानते हैं किसी वस्तु को, पदार्थ हो, उस पर उपस्थित जो आवेश का जो मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको हमने समझा आगे इसके आपेक्षिक विशिष्टता के सिद्धांत से। m बराबर m0 बटा √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। हमने देखा द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व संभव हो सकता है। ये ध्यान रखना। अब क्लोरीन है, आप देख लो। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ का द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश का अस्तित्व थोड़ी है। जब तो क्लोरीन लिखते हैं 17 लिखते हैं, लिखते हैं भाई 17 और 34 ऐसे लिखते हैं। उसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। आप चाहो तो फॉर्मूला लास्ट में लिख सकते हो। आपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से, आपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से। आओ सब, हाँ भैया कहाँ गायब हो गया वो फोन नहीं था। साइकिल से आया, मोटरसाइकिल भैया बहुत शुरू से लगाई लीलो उससे आप क्या भाई, कितना स्पीड बनाई इसको, कितना इंग्लिश लगाई है, ज़्यादा देर नहीं 10 मिनट में हो गया यार ये। मान गए भाई घुमा तेरे को। आपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत देखो, कोई भी स्टूडेंट पिछले साल के नोट्सों से अपना मैथ्स मूल्यांकन नहीं करें कि आपने चीज कम लिखाया था, इस साल ज़्यादा लिखा रहे हो, इस साल कम लिखा रहे हो, पिछले साल ज़्यादा लिखा रहे हो। वो सब हम टॉपिक को देख के, हम सिचुएशन को देख के लिखते हैं। आपेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से मेरे सूत्र उतारो, काटा पीटी मत करना, तुम्हारे समझा लेना टॉपिक है। आगे देखो राम रतन, थोड़ा थोड़ा बैठा बैठे हालांकि इसको निश्चलता वाले को कभी नहीं पूछा आता, तो फिर भी मैंने करा दिया। चले क्वेश्चन नहीं किया था कितना आंसर है बता दूं। अगली प्रॉपर्टी लिखो भाई, सजातीय आवेशों में 5 नंबर, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। आज की क्लास से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है 2023 के अंदर, ध्यान रखना। आज की जो क्लास चल रही है इसके अंदर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। देखो भाई इधर देखो, अच्छे समझना, ये टॉपिक जो चल रहा है इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहले क्या है देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, सजातीय और विजातीय क्या पता है इनको समझते हैं इन शब्दों को। देखो आराम से तो समझ में आएगा भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल पिछला टॉपिक की मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस टॉपिक ये टॉपिक बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। नहीं बच्चों देखो, आपके पास में एक घड़ादार है, ठीक है, इसके पहले क्या रखा थी, कोई कांच की छड़ रखा है, ठीक है भाई। अब ये कांच की छड़ हमारे पास में क्या प्रोजेक्ट है, ठीक, इसके पास में क्या लेके गया भाई, एक कांच की छड़ और ले गया, और ये भी क्या है आपके पास में प्लस, क्या है भाई, ये कांच की कांच की भाई, बात समझ में नहीं है। अब देखो ये दोनों क्या होगी, समान, ये दोनों क्या है, समान है, तो
कांच की छड़ के पास में कांच की छड़ को लाऊंगा मैं, तो दोनों क्या है, समान है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। मतलब इन दोनों पर क्या है, सजातीय आवेश है। समान का मतलब सजातीय है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि सजातीय आवेशों का मतलब विजातीय आवेशों का मतलब क्या पाया जाता है, समान समान के मध्य क्या पाया जाता है, असमान के मध्य क्या पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और अच्छे से मैं और क्लियर करूंगा, एक बार समझ में आ गया। कांच की छड़ के पास मैं कांच की छड़ लाऊंगा तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे भाई, प्रतिकर्षण, इंग्लिश में बोलता है रिपल्सन, क्या कर लेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन कर देंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण। अब आया समझ में रामप्रथम, है ना, आ जाएगा। देखो आगे देखो, ये दूसरी छड़ ली मैंने, अब इस छड़ के ऊपर मैंने क्या किया भाई, प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक है साहब। अब इस प्लास्टिक की छड़ के पास में मैं दूसरे को क्या ले आता हूँ, प्लास्टिक की छड़ ले आता हूँ। ये कौन सी है भाई, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। अब बताओ दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण, समान ही तो है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, दोनों के मध्य क्या आएगा आपके पास में, प्रतिकर्षण। तो क्या होगा दोनों के मध्य अपने पास में, प्रतिकर्षण। कि जब हम प्लास्टिक की छड़ के पास में प्लास्टिक की छड़ को लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने से हटाएंगे, हटाने के द्वारा एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रति मतलब हटाएंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे। अब मैं बात करता हूँ तीसरे पॉइंट, ध्यान समझना भाई, कि यहाँ मैंने क्या किया भाई, एक तो मैं किसकी छड़ ले गया, प्लास्टिक की, देखो भाई ध्यान से देखो, ठीक। अब दूसरी मैं छड़ किसको ले जाता हूँ, चलो प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक की छड़ अपने पीछे जो आवेश में पड़ा था, क्या पड़ा था इधर ना, ध्यान करो पीछे पड़ा था आवेश में, मैंने पढ़ा है। तो आपके पास में एक तो मैं क्या ले रहा हूँ, प्लास्टिक की छड़, हालांकि ज्यादा नहीं आता, इसमें से एक लाइन का एक क्वेश्चन बनता है, समान समान वाला समान, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो समझाने के लिए ये चीज। अब इसके मध्य में क्या लेके जा रहा हूँ भाई, कांच की छड़, और कांच की छड़ पे क्या है हमारे पास, धनात्मक, ठीक है। अब इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या आएगा, आकर्षण। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में, विजातीय हो गए दोनों विजातीय। अभी ये पूरी ठंडे को एक लाइन में समझ लो आप तरीके से, कि कोई भी चाहे संसार का मेल हो फीमेल हो, मेल मेल है, चलो मेल और मेल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, और मेल और फीमेल क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा मेल है और हमारा फीमेल है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित। दुनिया के कितने भी जब इंसान हो, जानवर हो, मेल और फीमेल के मध्य आकर्षण, कभी देखा आपने मेल मेल के मध्य आकर्षण होते हैं, नहीं, ये प्रतिकर्षण। तो आप इसको इस ट्रिक से याद, देखो ऐसी फालतू की जो रामायण होती है ना, ये ऐसी चीजों से याद जल्दी होगा। कॉपी आपकी है, पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, दुनिया की कॉपी है नहीं, आप लिख सकते हो साइड में, लेकिन तुरंत भेजे में तुरंत याद आएगा ऐसे वर्ड कि सब मेल और फीमेल आकर्षण, सजातीय के मध्य प्रतिकर्षण, विजातीय के मध्य आकर्षण। बात समझ में आई है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कांच की छड़ के पास में कांच की छड़ को ले जाने पर, तथा प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे, जिससे एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात या फिर तथा कांच की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे, अपने एक दूसरे को चिपकाएंगे, पास आ जाएंगे। पहले की जो किताबें चलती थी, पहले के जो टीचर थे 2-4 साल पहले, वो ऐसे पढ़ाते थे, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर हम लटकाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आता ही नहीं है तो फालतू रामायण क्यों करना, तो डायरेक्ट छोटा सा जो तरीका है उसको पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है, हमारी होगी बिल्कुल, तो समझ गए मेरी बात। चाहे सजातीय पूछो चाहे समान, सजातीय सैफोर समान, सजातीय का मतलब सैफोर समान, तो सजातीय और समान क्या हो गए, एक हो गया, विजातीय और असमान। आगे बात क्लियर हो गई। एक नंबर पे बस यही क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं है। तो देखो कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाने पर, कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाने पर, कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाने पर, तथा प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर, कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाने पर, तथा प्लास्टिक की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि कांच की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर, जबकि कांच की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर, जबकि कांच की छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाने पर कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास ले जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बनाना चाहो था, ये तो कोई साइड में लिखना तो इसको जरूरी नहीं है, ये कहीं तुम कॉपी में भी लिखा हो ऐसे कैसे, ये तो एक ट्रिक है, मतलब याद रखने का एक फंडा है। बच्चे इससे क्या है, ये कंफ्यूजन टॉपिक है, समान और असमान की मतलब दिमाग में बैठे, समान आते ही मेल और मेल, असमान आता है मेल और फीमेल। अगर ये टॉपिक नहीं हो तो संसार ही नहीं हो। कैसा सहयोग बन रहा है, कभी कभी एक दिन छोड़ एक दिन क्लास हो गई। कल मैं मेरा फोन 1% था, फिर इतना डिस था, गाड़ी चल रही तो पोला इनका नहीं उठाया। स्लो चल रहा हूँ, बस 1-2 मई तक स्लो चलिए, फिर स्लो नहीं चलिए। सोए हुए मुसाफिर जो भी वीडियो को देख रहे हैं जाग जाए, क्लास ज्वाइन करें फटाफट। चले भाई नमलतन हो गया। आज घरदार कॉपी बना के कल से कॉपी में काम कर। देखो भाई, देखो कई बच्चों के कॉल्स आते हैं मेरे पास, कल भी आए थे, आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। कई बच्चे कह रहे थे मेरे से, लेकिन आप एक बात बताओ क्यों ज़्यादा है, सुन लो, ये भी बात मैं बता देता हूँ भाई। मार्केट में आप जाके सुन लो, कर लो, देखो बहुत से टीचर ऐसे मिल जाएंगे 3000 में पढ़ा देंगे, लेकिन भाई देखो हमारी बस की बात नहीं है कि हम इतना सस्ता पढ़ाएं। एक बात बताओ, आप आज पढ़ रहे हो, तब आप में से कोई पढ़ाएगा तो फिर अगर आज हम 3000 लेंगे तो आपकी रेट क्या हो जाएगी? आप क्या फिल्म पढ़ाओगे? ये 1500 रुपये में फिजिक्स पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। अगर हम टीचर लोग इसकी फिजिक्स के रेट गिरा देते हैं तो वो नुकसान आपको होगा, सीधी सी बात। दूसरी बात, मेरी कोचिंग की फीस देखो इतनी वो होने के कारण पीछे 2-3 रीजन है। देखो मैं साफ कहता हूँ, फर्स्ट रीजन कि दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, कहीं चले जाओ, बांधू चले जाओ, 200 चले जाओ, सुनो भाई ध्यान से, उसमें आपको दिसंबर या फिर नवंबर में फ्री कर दिया जाता है, फ्री एंड हो जाता है उनका कोर्स, हुआ उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि हमारी कोचिंग इस काम नहीं करती, अपनी कोचिंग में नहीं काम नहीं होता। पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना, और नहीं पूछो तो अपने यूट्यूब उठा कर देख लेना, फिर पूरा रिवीजन क्लासें पढ़ी हुई है, रिवीजन क्लासें मैंने ली हैं, तो अपनी क्लासें लास्ट फरवरी या एग्जाम से 1 दिन पहले तक अपनी क्लासें चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये डिफरेंट हो गई। दूसरी बात, अदर कोचिंगों में टेस्ट नहीं होते, ये टेस्ट होते भी हैं तो 2 या 3 या 4 हो जाते हैं फर्स्ट क्लास। अपनी कोचिंग के अंदर प्रॉपर टेस्ट होते हैं। मैं सबसे ज़्यादा, चाहे मेरे से पढ़ा कम हूँ, लेकिन मैं टेस्टों पर ज़्यादा मेरा फोकस। ये देखो, ये पूरा पुराना याद वाला, पिछली बार और पूरे पेपर
मेरी कोचिंग में अंदर पूरे टेस्ट लगते हैं, फिर लास्ट के प्री बोर्ड लगते हैं, कम से कम 5 से 10 प्री बोर्ड लगते हैं। अब एक बात करो यार, टेस्ट है, ये क्लास है, मेहनत नहीं, हम ले लेंगे 4,000, हमारी रिवीजन क्लास, हमारे टेस्ट सीरीज हम देंगे नहीं, हम 4,500 ले लेंगे, अपना काम करेंगे भाई। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत होगी, ये एक्स्ट्रा मेहनत। तो तीसरी बात, अपनी क्लास की एक खास बात है कि नंबर पेरेंट्स को देता हूँ, किसी मैं बताता हूँ मैं आपके बच्चे की ये स्थिति है और आपका बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात, खास बात, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके अलग से टेस्ट होते हैं, उनके जो टॉपिक, उनकी जो बुक होती है अलग से, उनके अलग से टेस्ट लिए जाते हैं। तो इसलिए यार इतना माथा थोड़ी कोई नहीं करता, इसलिए मार्केट में पिछली बार भी गवर्नमेंट लेक्चर उन्होंने केमिस्ट्री में 5.5 लिया था, तो भाई फिजिक्स के 5 तो बनती है। मैंने साफ कह रखा है जून तक 5,000 है, जुलाई से 5,500 करूँगा, 1 रुपये कम नहीं करूँगा, चाहे मेरे को रिश्तेदार हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई परिवार, मैं साफ कह रहा हूँ भाई, कोई भी हो, चाहे देखो फीस की बात है, देखो अब इतनी सारी ये चीज़ है। अब यार तुम देख लो कहाँ ये गया, इतना पढ़ाना, कितना है फरवरी तक पढ़ाना, मई से अप्रैल से फरवरी पढ़ाना यार, पूरी 8-9 महीने हो गए, कौन पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता, कोर्स किया जाओ। कल कह रहा हूँ हाँ, विशेष परिस्थिति वाले बच्चे जो गरीब हैं, मैं उनके लिए फिर कह रहा हूँ अपने कोचिंग फ्री सुविधा उपलब्ध कराओ। पहले कह रहा हूँ जिसके माँ बाप नहीं है बेचारे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये करेंगे यार, ऐसी बात नहीं है, इतने हम वो नहीं है, लेकिन सबके लिए तो इम्पॉसिबल करेंगे, इसलिए अपनी फीस जाता है एक्स्ट्रा। अब आप ही देख लो ना यार, डिफरेंट करके देख लो, मार्केट में घूम के देख लो, आप पता लग जाएगा आपको। आप जाए आपको एक दूसरे कोचिंग में और फिर आप वहाँ जाके देख के, यहाँ आके देख के पता लग जाएगा। दूसरी कोचिंग में डिसिप्लिन नहीं होता, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो जाओ। अपनी कोचिंग के अंदर डिसिप्लिन होता है, कोई फालतू नाटक होते हैं मैं निकाल देता हूँ मेरी कोचिंग से, तो फीस वो नहीं देता, जब नाटक रहेगा 2 थप्पड़ लगाता हूँ। साफ बात है, सीधी से नोटंकी करे तो घर भरो, यहाँ कोई किसी की नोटंकी नहीं सुन रहा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आज से पहले मेरा रिकॉर्ड है, मैं 2 बच्चे निकाल सकूँ। 2 साल के अंदर एक सीनियर सब इंस्पेक्टर था, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसकी बच्चे को निकाल दूँ मैं। साफ है, सबके लिए नियम कानून एक है, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई मध्यम हो, कोई हो जाएगी। तो इसलिए यार देखो, फीस अपनी इसलिए ज़्यादा, अपन दूसरे की तुलना में ज़्यादा दे रहे हैं। अब देखो आप, और फिर एक बच्चे एक समस्या सोल्व करते हैं। आज तक तुमको पता है टीचर पढ़ा दिया, दैट्स ऑल, कोई समस्या सोल्व नहीं। बाद की बात है, कोचिंग में करो, फोन पे कुछ नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, आवेश की प्रॉपर्टी है, खत्म हो जाएंगी। लास्ट प्रॉपर्टी लिखो भाई, 7 है शायद, 6 हो गई ना, अच्छा ठीक। देखो, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। संबंध मत लिखना, संबद्ध, देखो मैं लिख देता हूँ संबद्ध, जब भी शब्द है तो इसको ऐसे लिखना है, हाँ मतलब संबद्ध, ये से, मैं, व और द के नीचे बोर्ड पे लिख दिया सामने, संबद्ध। अब देखो कि हमने पहले इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं थोड़े से को, लेकिन फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। कोई भी वस्तु है, जैसे अपने पास में ये नाभिक है हमारे पास, और इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं भाई राम, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं यहाँ से, अब जब कोई भी हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से हम क्या करते हैं भाई, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो वहाँ पर क्या आता है हमारा धन है। और जब किसी वस्तु पर उस इलेक्ट्रॉन निकालकर हम ये वस्तु रखी है हमारे पास, इस पर हम रोपित करते हैं, तो ये क्या होती है भाई, ऋणावेश। आता है समझ में कि कोई भी वस्तु हमारे पास, उन परमाणु की वस्तु होती है उदासीन क्यों होती है, क्योंकि वो परमाणु में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उसकी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उतने ही प्रोटॉन उसके नाभिक में होते हैं। तो कोई भी वस्तु की उदासीनता के गुण को समाप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, उसके की आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि जब हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो वस्तु धनावेशित होती है, और जिस वस्तु पर रोपित करते हैं या इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं वो क्या होती है, हमारी ऋणावेशित। आई बात समझ में। तीसरी बात, अर्थात हम इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आवेशों के ट्रांसफर के कारण ही वस्तु आवेशित होती है। अर्थात हम एक बात कह सकते हैं कि जब हमने आवेशों का स्थानांतरण किया तो ये हमारी वस्तु आवेशित हुई है, चलो ठीक है, ये वस्तु हमारी उदासीन पड़ी हुई थी, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो ये तो आवेशित हुई है, तो ये नहीं हुई है, ऋणावेशित होगी हमारी ये वस्तु। जैसे एक ऊन की जो जर्सी है उसको हम डंडे से फटकार रहे हैं तो चार्जित हो रहे हैं, आवेश एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहे हैं, नहीं हो रहे।
स्केल को हमने बाड़ों में लिया, घर्षण करवाया, रगड़ा और इसको चिपकाए तो वो चिपकते हैं कागज के टुकड़े, तो आवेशित हो रहे हैं नहीं हो रहे? बात समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। देखो हालांकि मैंने इसको लिखवा दिया, फिर भी लिखो। हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर, हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वस्तु धनावेशित तथा वस्तु पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने पर, तथा वस्तु पर इलेक्ट्रॉन रोपित करने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। ना भाई एक चीज बताओ भाई, अगर आपकी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है कि द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा? आप इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। चले चलो साहब देखो, इधर देखिए, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने के द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा, बिल्कुल जी होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक और देख लो, देख लिखो, वस्तु के आवेशन के कारण, वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, वस्तु के आवेशन के कारण, है ना, ऐसे इसमें समझो, वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। अरे भाई ये है द्रव्यमान में परिवर्तन का मतलब मैंने क्या लिखा? डेल एम। देखो इधर देखो, मतलब रुको, अन्य तुम देखो इधर देखो, डेल एम बराबर एन एम ई। एन का मतलब संख्या। हम अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, कल क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ये हमारा द्रव्यमान से संबंध नहीं है, ये हमारा आवेश से संबंधित था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, द्रव्यमान कोई वस्तु पर इतने एक ग्राम आवेश, ऐसे पूछ ले 1 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित द्रव्यमान परिवर्तन याद करो, इस फॉर्मूले से निकलेगा नहीं क्या? डेल एम बराबर क्या हो गया? एन एम ई हो गया, ठीक है। तो ये एन हो गया एम ओ पी का मान, एन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम ओ पी का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कोई वस्तु धनावेशित हो रही है, तो भाई एम है, इसमें से एम निकल रहा है, तभी तो द्रव्यमान चेंज हो रहा है, तभी तो वस्तु धनावेशित हो रही है। भैया आपकी कोई वस्तु थी, मैंने बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, इससे घटकर ही तो गया था, तो ये तो वस्तु क्या हो रही है हमारी? धनावेशित, धनावेशित। आई बात समझ में नहीं आई? और आपका एम क्या हो गया? न्यूट्रल, उदासीन हो गया। और अगर हम ये बोले एम प्लस डेल एम, तो जब आपकी वस्तु यहाँ थी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, तो आपके पास ये क्या हो गई थी? ऋणावेशित, मतलब उसमें वृद्धि तो हुई थी भाई, उसका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से यहाँ तो कमी हुई थी हमारे पास में, तो ये तो धनावेशित था, और यहाँ जाके ज़्यादा हो गया, चले गए यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया अपने पास? वस्तु ऋणावेशित। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? एम प्लस डेल एम, ये क्या हो गया हमारी बात आगे समझ में? आप लिख लो। आज की क्लास से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो एक मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें, नोट लगाओ साहब, 2000 का लगा लो, 500 का लगा लो, 200 का लगा लो।
चले। देखो भाई कि आपका कोई चार्ज है, ध्यान नोट को ध्यान समझना, नोट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपसे पहले 3 से 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये बोर्ड एग्जाम। ये नोट से ये नोट दे कि आपका कोई चार्ज है, ये आपका जो चार्ज है ना वो क्या है, स्थिर है। इसका जो वेग है वो क्या है आपके पास में, स्थिर है। कि जो आपका आवेश है वो कैसा है भाई, स्थिर है। तो केवल और केवल जब ये स्थिर है, स्थिर जो चार्ज है आपके पास में ये, तो ये आपके पास में स्थिर है ना, ये क्या उत्पन्न करता है, ओनली फॉर ओनली विद्युत क्षेत्र। जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात ये। अब दूसरी बात कि आपका जो चार्ज है ये आपका क्या है साहब, गतिशील है, विवेक से गतिशील हो गया। गतिशील होने पर आपका ये क्या उत्पन्न करेगा साहब, आपका विद्युत क्षेत्र तो करेगा, इसके साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। आपका आवेश क्या है भाई, गतिशील है। एक स्थिर आवेश तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। एक गतिशील आवेश आपका क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही करेगा। क्यों, आवेश पहले स्थिर था तो ही तो गति कर रहा है, तो आपका विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी। बात आई समझ में नहीं आई। तीसरी बात हो गई कि आपका जो चार्ज है ये यहाँ से तो गति कर रहा है, कि आपका जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, त्वरित वेग से गति कर रहा है। क्या कर रहा है आपका चार्ज, त्वरित वेग से गतिशील हो रहा है। तो त्वरित वेग से गतिशील होने पर ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। 3 पॉइंट थे कि आपका आवेश स्थिर विरामावस्था में था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, आपका चार्ज विवेक से गतिशील था तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र, आपका पार्टिकल क्या किया आपके पास में, त्वरित वेग से गतिशील किया तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तब बहुत से बच्चे एक चीज समझते हैं कि सर अगर हमारा आवेश नियत वेग से गतिशील हो या आपका आवेश समान वेग से गतिशील हो तो क्या है, तो भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करें। ध्यान रखना, चाहे वो नियत वेग से हो, नियत वेग को समान वेग बोलते हैं, चाहे वो समान वेग से हो, एक समान वेग से, या नियत वेग से अगर हमारा पार्टिकल गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, तो हमारे क्या उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात समझ लो। स्थिर आवेश स्थिर आवेश अपने चारों ओर, स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर। तथा त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण से, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये तरंग में बोल सकते हैं, उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक है, बात समझ में आई।
भाई आज की चीज 1 मई को मैं टेस्ट लूँगा, ध्यान रखना। मैं जब तक तुम्हारा एग्जाम लगा तब तक कुछ भी नहीं करूँगा। 1 मई से ढंग से स्टार्ट हो जाएगा। राम रतन बेटा कोई कमजोर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी सुन लो बच्चे। 11th में अगर थोड़ी बहुत कम पढ़ाई की है तो 12th में नहीं है, 11th का सारा 11th का कुछ भी नहीं आता, ये सुन लो। 11th का आप साइड में रखो, ओनली फॉर ओनली 12th को देखो आप। 12th भी शुरू से ये समझो कि मेरे लिए सब कुछ नया है और सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है और सब कुछ मैं आज से ही मेहनत करूँगा। आप तो ये देख लो कि जो सर पढ़ाते हैं उसको डेली पढ़ना है। आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, आपकी बुक में या फर्स्ट बुक यहाँ हो जाएगी, सेकंड वहाँ चालू हो जाएगी, आपका कोर्स दिवाली के समथिंग आप कंप्लीट कर लोगे। हाँ मैं मानता हूँ, देखो उधर थोड़ा कम लिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो अपना फुल टाइम है, या तो घंटे की क्लास को 1.5 घंटे ले लेंगे। यहाँ अपन न्यूमेरिकल ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं या अपन कुछ चीज़ों को ज़्यादा लिख सकते हैं, नहीं क्या? कुछ चीज़ें एक ऐसी होती है, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा। जिस बच्चों को 16 आने हैं, जिस बच्चों को टॉप करना है, उन बच्चों को जब मैं क्लासें लेता हूँ, क्लास में कुछ चीज़ें जैसे लिख देता हूँ। उन बच्चों को जैसे बोर्ड पे लिख दी मैंने, जैसे ये लिख दिया, मैं इसको मैं उतराऊंगा थोड़ी, खुद से लिख सकते हो। आपने समझ लिया, देख लिया, आप आराम से खुद से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये समझा दिया मैं लिखाने लग गया, तो आप मेरे हाथ में नहीं है ऑनलाइन वाले, मैं आपके हाथ में। आप चाहोगे तो मुझे वहाँ मारो दोगे, आप चाहोगे तो मुझे स्पीड से लगा सकते हो, आप चाहोगे तो मुझे तो नॉर्मल स्पीड से भेज सकते हो। तो आप स्टॉप करके आप जो भी आपको उचित लगे आप उतार सकते हो। सर कॉपी का हाशिया होता है, उसके ऊपर आप जो कोई ऐसी चीज़ें बोलता हूँ मैं जो लिखवाता नहीं, तो बहुत सी चीज़ें होती है कि चार पूरी ग्रंथ नहीं करवा सकता, उसको आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप शायद आप बुक पढ़ रहे हो, आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वहाँ से उठा के उस चीज़ को वहाँ लिख सकते हो। ये चीज़ें आपको 90+ करते हैं, ऐसी चीज़ें कि आपको जो मैटर होता है वो कवर्ड होता है, वो 90+ का यही से। तो इसलिए चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप धीरे धीरे करते जाओ। आप तो कभी 10 जगह एक दुआ याद रखो, धीरे धीरे बनाओ, धीरे धीरे सब कुछ। ये दुआ आप याद रखो, आप आराम से पढ़ो बस। लेकिन ये नहीं है भाई रामतन कि आज पढ़ लिया मजा कर लिया, कल परसों फिर पढ़ लिया, ऐसा बात नहीं। तो ये 12वीं स्टार्ट है, अब इसमें तो कोताही बरतनी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो गए कि देखो समझाने की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप इतने बड़े हो चुके हो क्या आप अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे अगले साल मजे हो जाएंगे, कॉलेज आ जाएंगे, लेकिन भाई इतनी ही ज्यादा जिंदगी की परिवार की कमजोर आ जाती है। कॉलेज में मजे नहीं होते हैं, मजे होते हैं जो 12वीं तक मान लो आप। ये जो गिफ्ट होती है दोस्ती का, ये भी स्कूल तक ही मान लो आप। बाद में तो आपकी जेब अगर चिकनी है तो सब आगे चिकते हैं, अगर आपकी जेब में कुछ चिकना नहीं है तो आप जेब में कुछ नहीं। इफेक्ट मान आप देख लो, आप आपके पिताजियों को देख लेना कि आपके पिताजियों के इस उम्र में जाके कोई दोस्त नहीं बनता। राम राम सा हो जाते हैं, मुलाकात होगी, शादी कार्ड दे देंगे, चल जाएंगे, जाके मिल के आ जाएंगे, इतना ही। क्योंकि जो बचपन का दोस्त होता है वो बचपन का ही होता है, जो साथी होता है क्लासमेट, वो क्लासमेट। आपके अगर कोई क्लास साथी तो जॉब कर रहा है तो आप दबाव भी दे सकते हो, यार तुम्हें साथ खड़ा है क्लास साथी है, बिना गाली के तो बात ही नहीं करेगा। देखो मैं सही साफ कह रहा हूँ, मैं जब दोस्त होते हैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपस में बदतमीजी बिना तो बात होती नहीं है दोस्ती, और जब बदतमीजी पे आते हैं तब होती है असली दोस्त। और ऐसा नहीं है आज से जाके बढ़ते गाड़ी निकाल के जाते हैं तो जाते तुम्हारे चढ़ के, तो ऐसा नहीं करना है। बात बता रहा हूँ, अच्छे मस्ती से, मन से, तन से पढ़ो। बायो का क्या हुआ एडिशनल नहीं, पूरी बायो मैं पढ़ा देगा ऐसे करना। लेकिन ये मत सोचना, देख मैं फिर कह रहा हूँ, सारी की रिकॉर्ड क्लास रहेगी कि सारे बच्चे बैठे हैं कि भूपेश सर ने बायो किया तो भूपेश सर की वजह से आप चेंज करो। देखो ये फैसला आपका निजी फैसला है, इसमें मेरा कोई स्टेप नहीं है, ये आपका निजी फैसला है। आप बायो की पुरानी बुक लेके देखो, मंगवा दूंगा भावना से, मुझे उससे क्या दूंगा सुनवा देगा, उसको आप 1-2 दिन रीड करके देखो, आपको लगता है कि यार मैं इसमें कर सकता हूँ तो आप उधर नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं आप आगे का फ्यूचर अपना देख रहे हो भाई, इतना हो सकता है। देखो मैथ है, हम कोई भी नहीं, एक माँ के 3 बेटे होते हैं, उसके लिए तो तीनों बरोबर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी 3 में घटती है, कोई एक में तो नहीं घटती। हाँ ये मान सकता हूँ कि माँ बाप का एक बेटा बेटी के प्रति प्रेम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये होता है, ये एक्चुअल है। हालांकि उनकी आत्माओं से नहीं, ये थोड़ा सा झुकाव। आप देखो ना, आपने 2 भाई 3 भाई और एक भाई जॉब लग गया, 2 नहीं लगे ना, 2 की तरफ थोड़ा हल्का सा झुकाव कम होता है, और जो जॉब लग जाता है जो कामयाब होता है उसके ऊपर थोड़ा सा जो हल्का सा मतलब ये उठने लग जाता है। ये होता है, ये हमारी सृष्टि की देन है।
किसी की देख, एक लड़का जॉब लग जाता है तो फिर भी इतना नहीं करता, लड़की को जॉब लगने के बाद देखो कितने खतरनाक वो स्टैंड हो जाते हैं। तो ये तो सृष्टि का देन है। इसलिए आप सब अपना फैसला अच्छे से सुने। अब देखो कल भी परसों भी मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्सों के, 12th के बाद बच्चों क्या करो, कोचिंग पढ़ने के बाहर के थे, रिलेटिव थे किसी को, तो अपन क्या जवाब दूँ। मैं 12th वालों को पिछले साल की वीडियो उठा के देखो, तुम क्लास लेके देखो, मैं एक ही बात बताऊँ बेटा, इसी साल तुम्हारा कैरियर तुम चुनो। आपके पास 6 से 8 महीने हैं, इसमें आपके पास में 6 से 8 महीने को 3 से कितने 24 घंटे से गुणा करके देख लो आप एक दिन ये कितने महीने आ रहे हैं, आप बस इतने आवर्स हैं। तो आप पर्सनल 5 मिनट अपने बारे में सोच लिया, तो भाई मुझे ये करूँगा तो ये फायदा है, ये करूँगा तो ये फायदा। आप ये मान लो आपके देखो कोई जरूरी नहीं है हमारे फ्यूचर से, कोई बच्चा यूपीएससी करता है सेलेक्ट नहीं होता है, बार बार प्रयास नहीं होता, नहीं होता है, जरूरी थोड़ी है। और ये पक्की मान लो जिंदगी में निर्णय तो लेने पड़ेंगे, हो सकता है वो निर्णय गलत हो जाए, हो सकता है वो निर्णय सही हो जाए, लेकिन निर्णय लेना जरूरी। आप सोचो कि आप निर्णय नहीं लोगे, आप निर्णय नहीं करोगे, यहाँ से उठ के बाहर ले जाओ, कैसे जाओगे, नहीं जा सकते। आप निर्णय लोगे बाहर जाओगे, ठोकर लगे गिरोगे, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, चाहे गलत हो चाहे सही, बिना निर्णय के तो बाहर ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके का निर्णय लेते। पूरी साल है 12वीं क्लास को देखो, अच्छे से संभालो, अच्छे से महसूस करो, दुनिया को देखो, फिर आराम से फिर अपना कैरियर का चूज करो, किसी भी कैरियर से। दूसरी बात, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे टॉपर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को रिश्तेदारों से दूर रखना चाहिए। ये मत करा कि तुम खुद डाल रहे हो हमारे दूरियाँ बढ़ा रहे हो, मेरी ये कहने की बात है। क्योंकि जितने रिश्तेदारों के पास में रहोगे, पड़ोसी टच में रहोगे, उतने ही फालतू के ज्ञान आएंगे। कोई भी आएगा जो कुछ करोड़ के चले जाए, देखा नहीं कि तुमने कई बार सार्वजनिक बैल लगा दो, जो आया वही बजा के चले जाए। बाबा मंदिर का घंटाली होती है, उसको आया बजाया चले जाए, कोई भी आओ जाए। अगर जैसे रिश्तेदारी पड़ोसी टच में रहते हैं, ज़्यादातर बजाई जाएंगे। तो खुद को इतना सिक्योर करो आराम से कि आप खुद का अच्छा पूरा आप सोचो, आपके टीचर्स, आपके माता पिता, उनसे बैठ के आप राय लो, व्यक्त करो और आप आराम से चलो। जब जाके कैरियर कर कैरियर के साथ में थोड़ा सा अपने परिवार को देखना पड़ता है, क्या मेरा परिवार ये कर सकता है। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं तो नीट की तैयारी करूँगा या यूपीएससी करूँगा, घर में इतना पैसा ही नहीं है। अब ख्वाब ऊँचे हो, मैं ये नहीं कहता ख्वाब देखना बुरी बात है, देख सकते हो, लेकिन पहले छोटी पकड़ में आ जाए, फिर आराम से आपके सपने को गलत है। मैं खुद तब मैंने कभी आज तक इतना बड़ा, इतनी उम्र होगी 24-25 साल, कभी रेलवे एसएससी किसी का पूरा भी नहीं डाला। आज याद आती है काश अगर ग्रुप डी कर लेते तो नौकरी लगी जाती, नहीं क्या आज वो चीज़ याद आती है। हालांकि डिग्री ग्रुप में पढ़ा रहे कर रहे सब नहीं याद आता, इसलिए इस चीज़ से आप न गुजरो, अच्छे से पढ़ना। तो अगले हेडिंग दो आवेशन। अब 2-3-4 दिन घर में रहे हम तो सोच रहा छोड़ेंगे यार, लिखा रहे हैं देखो आवेशन चार्जिंग, आवेशन चार्जिंग इंग्लिश में लिख दिया था चार्जिंग। इसको देखो भाई, तो चार्जिंग का मतलब आवेशित, चार्जिंग का मतलब मोबाइल चार्ज किया, आवेश प्रकट किया तो ही तो मोबाइल चार्ज हुआ। मोबाइल में आपने पिन लगाई तो उसके ऊपर चार्ज ही तो प्रकट कर रहे हो, तभी तो आवेशित हो रही हो। तो मतलब आवेश प्रकट करने की घटना ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है, चार्जिंग। ठीक है, समझा नहीं है? अरे तुम बैठे हो चुपचाप बढ़िया तरीके, तुम्हारे 2-3 झापड़ लगातार बिन बात मार दो तो तुम अपने आप ही क्रोधित हो गए नहीं हो। ऐसे लिखो, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। लिख लिया? ठीक है, आज इतना पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन वाले बच्चे ले लिया करो क्लास, बता दिया करो कोई डाउट रहे।